तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास जो 10th क्लास टेंथ क्लास में जो हमारे पास भूगोल वाली जो बुक है, उस भूगोल वाली बुक का जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास जल संसाधन, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जल संसाधन के बारे में कि जल पृथ्वी पर कितना है, कैसे है और उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से यानी कि उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में वो कितनी जल्दी समाप्त हो सकता है या फिर जो जल का हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, वो इसी चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर परिचय की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जल के बिना जीवित रह सके। या पेड़ पौधे की बात हम लोग कर लें या जीव जंतु की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो दोनों में से कोई सी भी चीज़ बिना जल के जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम अपने मनुष्य की बात भी करते हैं तो मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें भी लगभग 65% हमें जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में 65% जल होता है। अब ये जल क्या करता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी हड्डियों के बीच में जॉइंटों में रहता है, उसके बाद हमारे शरीर के सभी पार्टों में रहता है। खून का संचालन जो होता है उस सभी चीज़ों में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है शरीर में एनर्जी के लिए। और इसी का यही कारण एक हो जाता है, अगर हम प्यासे रहें या अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधों को माने ना मिले तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। अन्य जो जीव जंतु हैं वो भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर जेल फिश की बात करें तो उसमें 90% जल होता है। अंडे की बात करें उसमें 95% जल होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में जल की मात्रा कम ज़्यादा होती है। हम लोग अगर भारत की बात करें या दुनिया की बात करें तो हमें जल अलग अलग प्रकार से मिल सकता है। अगर हम जल की बात करें, जब हम लोग कहते हैं पृथ्वी पर कि 70% जल है, 71% जल है, तो ये जल 78% जल है। तो जल है तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर। अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो 71% जल है हमारे पास पूरी पृथ्वी पर, 31% जल है। लेकिन ये क्या क्या ऐसा होता है कि जितना जल है 30%, 71% जो जल है, क्या हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं? कहाँ कहाँ मिलता है? तो अगर हम जल की बात करते हैं तो जल हमें सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर समुद्रों में मिलता है, महासागरों में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, झीलों में मिलता है, भूमि के अंदर मिलता है और बर्फ के रूप में जमा हुआ मिल जाता है। ये टोटल जल है 71% वाला जल जो हमें पूरी पृथ्वी पर मिल रहा है। इस जल के बाद हम लोग जब देखते हैं, इसमें से हम बात करते हैं, इस जल में 70% जल जो होता है वो तो हमारे पास कहाँ चला गया है? समुद्र और महासागरों में ही है। इन समुद्रों महासागरों एकदम खारा जल है, बिल्कुल लवण जल है, खारा पानी। ये खारा जल है जिसको हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, पी ही नहीं सकते। तो हमारे लिए उपयोगी किस प्रकार से? और उसके बाद कितना जल है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम लोग के पास इस्तेमाल करने के लिए 1% या 2% जल बचता है जिसको हम लोग पी सकते हैं। अब ये 1% या 2% जल जो होता है वो पूरी पृथ्वी पे जल की स्थिति को मेंटेन करता है। पूरे पृथ्वी पर जल ही मिलता है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? अब इस जल की मात्रा में अगर हम लोग बात कर लेते हैं ये कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसमें भी जल अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड जैसे द्वीपों पर, महाद्वीपों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पर्वतों पर, चोटियों पर ग्लेशियर हिमानी के रूप में जमा हुआ है। तो इस प्रकार से फिर बची हुई नदियों में है जल प्रवाह हो रहा है, तालाब है, झीलें हैं, इनके रूप में हमें जल मिल जाता है। ये तो जल का परिचय है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से कैसा कैसा जल हमें मिल जाता है कि ये इतना जल है, इस प्रकार से चलता है। अगला प्रश्न हो गया जल के स्रोत के प्रकार। पृथ्वी पर जल के स्रोत के प्रकार कौन कौन से हैं? अगर हम स्रोतों की बात कर लेते हैं तो स्रोत हमारे पास 2-3 स्रोत इसमें मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले अधोगम जल, अधोगम जल, वर्षा जल और बाढ़ जल। अब ये 3 प्रकार से हमको जल में बाढ़ जल, नदी जल, तीन प्रकार से हमको इसमें जल मिल जाएगा। वो 3 प्रकार से जल किस प्रकार से चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अधोगम जल की बात करते हैं, जब मान वर्षा होती है या फिर जो धरातल के ऊपर जो जल होता है, ये जो दरारें होती हैं धरातल में, इन धरातलों की दरारों के कारण ये जमीन में अंदर चला जाता है। इसी जल को हम लोग कुओं से, तालाबों से
और हेडपंपों द्वारा, नलकूपों द्वारा इसको हम उपयोग में लाते हैं। इसको भूमि जल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भूमि जल या भूमिगत जल, जो हमें भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। उसके बाद वर्षा जल क्या होता है कि जो समुद्र है या नदियां हैं, ये जो पानी होता है पानी का वाष्पीकरण होता है। जब तापमान अधिक हो जाता है तो सागरों से, महासागरों से पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वो वाष्पीकरण बादल या मेघ के रूप में वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं। जब इनका भार ज्यादा हो जाता है, जब ये भार सहन नहीं कर पाते, तो ये वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। ये वर्षा का जल पृथ्वी पर, हम धरातल पर अगर वर्षा के स्रोत की बात करते हैं, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, भूमि के जल में, तो ये वर्षा के जल का ही स्रोत होता है, जहां से उसमें वर्षा पानी आया है। इससे शुद्ध जल का रूप माना जाता है, यानी वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। उसके बाद आता है नदी का जल। नदी का जल जैसे कि नदी का जल जो प्रवाहित होता रहता है। नदियों की अगर जल की बात करते हैं तो नदी, भारत में नदियों का जल दो तरीके से बटा हुआ है। दो प्रकार की नदियों से बटा हुआ। एक हिमालय की नदी में, हिमालय नदी जो कि उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में, और दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। अब ये दो प्रकार से जलों का इसमें बंटवारा हुआ है। तो जलों का बंटवारा, जो नदियां जो होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई का इस्तेमाल हो रहा है, विद्युत बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो जल संसाधन का हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद जल के स्रोतों की हम बात करते हैं तो महासागर जल और नदी। महासागरीय जल जो होता है वो महासागरीय जो समुद्र, संपूर्ण समुद्र में जो फैला हुआ है, समुद्र में जो जल है वो महासागरीय समुद्री जल के रूप में आता है, जो कि इतना ज़्यादा अधिक खारा इसलिए हो जाता है कि उसमें जो बाकी नदियां हैं वो आकर के उसमें गिरती हैं। जो नदियां अपने साथ लवणता लेकर आती हैं, गाद लेकर के आते हैं अपने साथ, जो अवशेषों को लेकर के आती हैं, यानी कि जो अपने साथ अवसाद को लेकर के निक्षेपित करते हैं, जिस कारण से समुद्र का जो पानी होता है वो अधिक खारा हो जाता। वाष्पीकरण के कारण ऊपर का पानी वाष्पित हो जाता, उसकी लवणता उसी के अंदर रह जाती है। इस कारण समुद्र का पानी अत्यधिक खारा होते जाता है। तो इसमें आगे दिया हुआ हम लोगों की किताब में सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तरी और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या क्या उसमें है। उत्तर भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी है। और सबसे दूसरी चीज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक बन जाता है जो पेपरों में आ सकता है। पहली चीज, अगर हम पानी की मात्रा के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंडक, घग्गर आदि जो कुछ मुख्य नदियां हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कुछ ये मुख्य नदियां हैं जो दक्षिण भारत में। इन नदियों में पानी के प्रवाह का एक सबसे पहले प्रवाह की हम बात करते हैं, पानी की बात करते हैं तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ये नदियां ज़्यादा से ज़्यादा हिमालय की जो चोटी पर जो ग्लेशियर बने हुए हिमालय उनसे निकलती। इसी कारण से इनमें वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहती है, वर्ष भर पानी से प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो हालांकि उनकी अपेक्षा कर छोटे छोटे पर्वत, छोटे पहाड़ों से, पठारों से या फिर झीलों से निकलती। इस कारण से इनमें गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है, ये नदियां सूख जाती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है, ये जो नदियां हैं उत्तर भारत की नदियां होती है, लंबी लंबी नदियां हैं, इनके पानी का प्रवाह काफी ज्यादा
तेज होता है और दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये इनकी नदियां इनका पानी का प्रवाह कम होता है और ये पानी और ये नदियां छोटी छोटी हुआ करती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें बात करते हैं, नदियां जलप्रपात नहीं बनाती, नदियां जलप्रपात बनाते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो नदियां होते हैं इनका जो जल प्रवाह वर्षभर रहता है, ये वर्षभर अवसादों को अपने साथ लेके आती रहती हैं और छोड़ते रहते हैं, जिस कारण से और ये मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं, इसी कारण से यहाँ क्या होता है, ये ऊंचाई से ज़्यादा नहीं गिरती, ऊबड़ खाबड़ का रास्ता नहीं है, प्लेन रास्ते पर जाती है। इस कारण से ये जलोढ़ मिट्टी के एक मैदान सा बना देते हैं, ना कि जलप्रपातों को बनाती है। इसके जैसे अपोजिट में दक्षिण भारत की नदियाँ छोटे छोटे ये पर्वत पठारों के बीच में बहने वाली होते हैं, जिस कारण से जलप्रपात का निर्माण कर देते, ऊबड़ खाबड़ के रास्ते हुआ करते हैं। उत्तर भारत की नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे हम विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और दक्षिण भारत की नदियां विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक रखती हैं और उनसे ही उत्पादन किया जाता है। अब दूसरा है, उत्तर भारत की नदियां उर्वर और समतल क्षेत्रों में बहती हैं, जिस कारण से वहाँ के क्षेत्र की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पर उत्पादन हो जाता है, उर्वरक होती हैं। और दक्षिण भारत की नदियों में इस प्रकार की चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात कर देते हैं इसमें किस प्रकार से जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियाँ हैं, वो उत्तर भारत की नदियाँ जो है जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान बनाती हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दक्षिण भारत की नदियाँ ऐसा नहीं बनाती हैं, और समतल होने के कारण, समान रूप से प्रवाह करने के कारण उत्तर भारत की नदियों में हम लोग परिवहन कर सकते हैं और दक्षिण भारत की नदियों में परिवहन व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद पृथ्वी के जल का रूप अगर हम लोग बात करें किस प्रकार से जल का रूप है, किस प्रकार से नहीं है, तो उसमें आता है सागर। अब समुद्रों में सागरों का पानी तो खारा होता है, लवणता वाला होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हैं। इस कारण से उस पर मत्स्य पालन हो जाता है और खनिज संसाधन पेट्रोलियम समुद्र सागरों से मिल जाता है। इन सारी चीज़ों में समुद्री पानी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। भारत में कांडला है, बंदरगाह कोचीन है, कोलकाता है, ये प्राकृतिक बंदरगाह, व्यापारी बंदरगाह है, यहाँ से भारत का व्यापार भी होता रहता है। भारत में यहाँ से मछलियों का व्यापार हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तालाबों का जल, तालाब दो प्रकार से हैं, यहाँ पर अगर वो छोटे आकार में है तो तालाबों की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से हो गया, तो छोटे तालाब हो गए, बड़े जब आकार में बड़े होते हैं तो वो झील कहलाते हैं। और तालाबों का पानी हमेशा रुका हुआ होता है, जिसका पानी का प्रवाह न चल रहा हो, जो पानी का प्रवाह लगातार चलता रहता है, नदियाँ हो जाती हैं और जिनका पानी का प्रवाह रुका रहता है, जगह के बीच में जमाव रहता है, तो तालाब होते हैं। भारत में कई जगह पर तालाबों से, जलाशयों से खेती और सिंचाई की जाती है, खेती की सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार से कृत्रिम जलाशय होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम जलाशय को मनुष्य में अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। तो उसके बाद बाढ़ की बात कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से वनों की कटाई ज़्यादा होती है, वहाँ पर अधिक बाढ़ के पानी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है, पानी का प्रवाह जब धरातल के ऊपर आ जाता है और बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जिस कारण से काफी मात्रा में फसलों का नुकसान होता है। अगला है खाद्यान्न और जल जल क्या है, हमारे पास कितना जल उपलब्ध है, कितनी हमें उसकी आवश्यकता है, इसको इस प्रकार से बढ़ाया जाए। और जैसे कि हम भारत की मानसून की बात करते हैं, तो भारत की कृषि भी मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी भारत की हम बात करते हैं, यहाँ पर मानसून समय से आता है और बहुत सारी कृषि आज भी हमारी मानसून के ऊपर निर्भर करती है। यदि सूखा पड़ जाता है तो उसका कृषि पर प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक बारिश हो जाती है तो उसका कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण खाद्यान्न और जल का कारण मतलब ये होता है कि कितना हमारे पास जल है, कितनी हमें उसकी आवश्यकता है, किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना है, किस प्रकार से हम जल संसाधन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर जल संसाधन नहीं होगा तो हमारे पास खाद्यान्न नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं होगा तो हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे और हम आर्थिक स्थिति और खुद व्यक्तियों को, अपने देश के व्यक्तियों को भोजन नहीं करा पाएंगे। तो आप इतना पढ़ते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो किस प्रकार से इसके बारे में और जो जानकारी है उसके चैप्टर को बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।